Hello students, let's talk about the verb from another angle, and we see that the verbs are of two types, finite verb and the non-finite verb. Now what is finite verb? Finite verb is that verb which agrees with its subject. ठीक है, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है ना, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो एग्रीज करती है, उसके हिसाब से लगती है. तो वर्ब दैट कॉन्कॉर्ड्स इट्स सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? दैट डज नॉट कॉन्कॉर्ड इट्स सब्जेक्ट. ठीक है, तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब सिंगुलर में लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो प्लूरल में लगेगी, सब्जेक्ट में अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो प्रेजेंट में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड में हो रही है, पास्ट में हो रही है तो वर्ब जो है पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, है ना. तो जो पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में किस पर्सन के अकॉर्डिंग बात हो रही है उसके हिसाब से जो चेंज होती है ना, तो वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से लगती है और टेंस का पता चलता है, जिससे उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो फाइनाइट वर्ब कौन सी हुई? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. उसको हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं. जैसे आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ही रोट ए लेटर. तो देखा तुमने, वर्ब चेंज हुई. आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ही लगा तो हमें राइट्स लगाना पड़ा, आई लिखा तो राइट लगाना पड़ा. पास्ट टेंस में बात हुई तो हमें रोट कहना पड़ा, WROTE, ही रोट ए लेटर यस्टरडे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब. और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है? दैट डज नॉट कॉन्कोर्ड. गलत लिखा गया यहाँ पे, कॉन्कोर्ड्स नहीं आएगा, कॉन्कोर्ड इट्स सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है. नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो वाक्य में सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म नहीं बदलती, है ना. ये मुख्य क्रिया का स्थान नहीं ले सकती तथा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करती है. तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या काम करती है? या तो नाउन का काम करेगी या एडजेक्टिव का काम करेगी, ठीक है ना, या एडजेक्टिव का काम करेगी, एडवर्ब का काम करेगी. तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है. तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ये भी पता होना चाहिए. अभी पीछे वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि वर्ब्स 4 तरह की होती हैं. ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है. ठीक है ना. लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करने लगेंगे तो तब हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस सिंपल है कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना. तो हमें ये वो समझने के लिए कि भी कोई पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, वो बात समझने के लिए कि वो सेंटेंस कैसा है, आपको वर्ब को इस एंगल से भी पढ़ना पड़ेगा कि भी वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है. अब फाइनाइट वर्ब कौन सी हुई? जो सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं. नॉन फाइनाइट कौन सी हुई? जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग जिसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं. अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है. इसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं. फाइनाइट को हिंदी में क्या बोलोगे आप? मुख्य क्रिया. तो अब एक सेंटेंस के अंदर अगर फाइनाइट वर्ब ही नहीं यूज हुई, एक सेंटेंस के अंदर अगर मुख्य क्रिया ही यूज नहीं हुई, तो वो सेंटेंस गलत है. बच्चे इतने हैवी हैवी वर्ड्स लगा लेंगे, आगे पीछे सब लगा लेंगे, बीच में वर्ब नहीं होगी, है ना, तो वो सेंटेंस गलत है.
ग्रामर के हिसाब से वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर मुख्य क्रिया का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर सेंटेंस सिंपल है तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होएगी, और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस या तो सिंपल होगा, सिंपल नहीं होगा, वो सेंटेंस क्या होगा, या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो तुम्हें इसीलिए ये वर्ब इस एंगल से पढ़ाई जा रही है कि भी आपको ये देखने के लिए कि वो सेंटेंस सिंपल है या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है में से कोई है, तो तुम्हें पता दिखना आना चाहिए, देखना आना चाहिए कि भाई वो वहां पे मुख्य क्रिया लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है ना। मुख्य क्रिया कौन सी है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें बदलाव होता रहता है। अभी पास्ट टेंस में बात कर रहे हो तो पास्ट में लग गई, है ना। अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो एक वचन के हिसाब से लग गई, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट बहुवचन में है सब्जेक्ट तो बहुवचन के हिसाब से लग गई, है ना। तो जो जिसमें ये बदलाव आता रहता है जिसकी फॉर्म में, उस वर्ब को अपन मुख्य क्रिया कहते हैं। उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो बिना फाइनाइट वर्ब के आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए उसमें फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है ना। फाइनाइट वर्ब फिर से बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं अपन फाइनाइट वर्ब को, मुख्य क्रिया बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, नंबर मतलब एक वचन में है तो वर्ब एक वचन के हिसाब से लगेगी, अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो वर्ब बहुवचन के हिसाब से लगेगी। ठीक है, और अगर वहां पे पास्ट टेंस में बात हो रही है तो पास्ट के हिसाब से लगेगी, फ्यूचर में बात हो रही है तो फ्यूचर के हिसाब से बात वर्ब लगेगी। ठीक है ना, तो वो वाली वर्ब होनी एक सेंटेंस के अंदर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब बात क्या हुई कि अगर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस सिंपल कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स है तो वो सेंटेंस या तो कंपाउंड होगा या वो कॉम्प्लेक्स होगा। इस के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि वो सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है ना। ये हमको देखना आ जाएगा, आ गया, क्योंकि तुमको अगर ये पता चल गया कि फाइनाइट वर्ब कितनी है ना। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस भी करना आना चाहिए, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब तो वो है जो सब्जेक्ट का जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको सब्जेक्ट के हिसाब से कोई कॉन्कोर्ड नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ गलत था ना, मैंने कहा है ग्रामेटिकली ये गलत वो है कि कॉन्कोर्ड होगा, कॉन्कोर्ड्स नहीं होगा, डज लगा हुआ है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये तीन तरह की होती है, पार्टिसिपल, जीरंड और इंफिनिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे पास तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और जीरंड का क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है उस वर्ड की, वर्ब के, ये सब है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है ना, तो जीरंड क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी, उसको हम क्या कहते हैं, जीरंड। इन्फिनेटिव क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, और कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें टू नहीं लगता, इसलिए हमने यहाँ पे टू जो है वो ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि टू लगेगा नहीं लगेगा ये तो डिपेंड करता है कि भी मेन वर्ब कौन सी है। बाकी क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ कोई एस सी एस नहीं लगता। ऑलवेज रिमेंबर कि जब टू लगा होएगा तो उसके बाद अकेली वर्ब लगेगी, उसमें कोई एस या आईएनजी या कोई थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। तो आपको पहले ही बताया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये क्या काम करती हैं, तो एडजेक्टिव का काम कर लेंगी, जीरंड का काम कर लेंगी, है ना, नाउन का काम कर लेंगी, दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग। तो पार्टिसिपल की बात करते हैं। पार्टिसिपल कितनी तरह का हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने क्या बताया, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूं, देखो, नोकिंग एट द डोर शी एंटर्ड द रूम। नोकिंग एट द डोर शी एंटर्ड द रूम, कि दरवाजा खटखटाते हुए वो कमरे में आई, है ना। She entered the room, she will enter the room, they had entered the room, कुछ भी कह लो,
लेकिन आगे तो वही नोकिंग एट द डोर ही रहेगा, उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसी के साथ ही मैं तुम्हें इधर पहले एक बार ये बताते हैं, जीरंड। जीरंड की फॉर्म भी क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी, और इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी फॉर्म क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी। तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? पार्टिसिपल में भी वर्ब के साथ आईएनजी है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और जीरंड में भी वर्ब के साथ आईएनजी है ना। जैसे डांस के साथ डांसिंग लग गया, स्मोक के साथ स्मोकिंग लग गया, है ना। तो दोनों के साथ सेम है, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि जीरंड जो है वो नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। और पार्टिसिपल तो आपको वर्ब का ही काम करता हुआ ऐसा लगता है ना। नोकिंग एट द डोर देखा आपने, है ना। और जीरंड में शी लव्स डांसिंग, आई हेट स्मोकिंग। आई सब्जेक्ट हो गया, हेट वर्ब हो गया, स्मोकिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड। ठीक है, नेक्स्ट आया प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, हैविंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो क्या है भी, दोनों एक्टिविटीज साथ साथ हो रही हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी हुई। देखो यही एग्जांपल जो अभी तुम्हें बताया, नोकिंग एट द डोर शी एंटर्ड द रूम, कि दरवाजा खटखटाते हुए वो अंदर आ गई, है ना। कि खटखटाते हुए साथ ही साथ खटखटाए और साथ ही साथ अंदर आ गई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और अगर मैं कहती हूँ हैविंग नॉक्ड एट द डोर शी एंटर्ड द रूम, कि दरवाजा खटखटाने के बाद वो अंदर आई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने दरवाजा खटखटाया, इंतजार की कि कोई अंदर से आए, और उसके बाद वो अंदर गई। नहीं आया तो फिर थोड़ी देर वेट करके फिर वो एंटर हुई, है ना। कि एक काम खत्म हुआ उसके बाद दूसरा काम। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। देन नेक्स्ट कम्स परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे ए ब्रोकन पेन इज ऑफ नो यूज, है ना। ए ब्रोकन पेन इज ऑफ नो यूज, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई सीधी, कि टूटा हुआ पेन किसी काम का नहीं। ब्रोकन पेन, ब्रोकन पेन, तो वो ब्रोकन क्या हो गया, ब्रेक वर्ब है ना, उसी की तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ब्रोकन। ब्रोकन पेन इज ऑफ नो यूज, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। सो आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू with these finite and non-finite verbs. I'm not going in detail, I'm just giving you an I'm just introducing you with these types of verbs, ताकि तुम ये आइडेंटिफाई कर सको कि verbs जो हैं वो फाइनाइट कौन सी होती हैं और नॉन फाइनाइट कौन सी होती हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि सेंटेंस में वो सेंटेंस सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जीरंड आई टोल्ड यू कि जीरंड जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। देखो हिज हैबिट वाज क्वारलिंग, वाज लिंकिंग वर्ब आ गया ना वहां पे, हिज हैबिट वाज क्वारलिंग, कि उसकी आदत झगड़ना है, तो झगड़ना क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया इज आर एम के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो वो क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, और उसके पीछे जो वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये तुमको देखना है कि हिज हैबिट वाज क्वर्लिंग ऐसा लिखा हुआ है। अब क्वर्ल तो ऐसे तो क्वर्ल भी वर्ब है, तो लेकिन वो मेन वर्ब की तरह से नहीं वहां यूज हुआ वो तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि क्वर्लिंग जो है वो एक नाउन। ठीक है, नेक्स्ट सी
इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करेगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, कई जगह नहीं भी लगी होती तो उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, है ना। तो देखो जैसे टू स्मोक इज बैड, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू स्टील इज ए क्राइम, टू प्रीच इज इजी, है ना। ये सब क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। ठीक है। कई कई वर्ब्स के साथ जो है टू नहीं लगता, है ना, तो उनको क्या कहलाता है? वो वर्ब्स, वो इन्फिनेटिव्स क्या कहलाते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट, जिनके साथ टू नहीं लगता। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड, जैसे मेक, लेफ्ट, जब ये मेन वर्ब्स की तरह से यूज हो तो इनके बाद अगर इन्फिनेटिव लग रहा है तो वो बेयर इन्फिनेटिव। So I hope you understand what my point was here in this video lecture. So as such this topic is little bit difficult, but if you will rewind the video and listen to what has been told here, then I hope you must understand what I have been told. Thank you.